हेलो एवरीवन। तो जैसा कि आप देख सकते हैं मैं आ गया हूँ एक नई वीडियो लेकर सिर्फ आप लोगों के लिए। ठीक है, तो आई होप आप लोगों की बहुत ही अच्छी तैयारी चल रही होगी। कुछ लोग रिवाइज़ कर रहे होंगे, कुछ लोग क्वेश्चंस कर रहे होंगे और आप सभी का बहुत ही अच्छा जाए पेपर, उसके लिए मेरी शुभकामनाएं। तो आज जो है मैं कुछ ऐसा चैप्टर निकाल कर लाया हूँ, जो कुछ ऐसे चैप्टर होते हैं जिनको हम लोग अक्सर अंडर एस्टिमेट कर देते हैं, बट वो जो पर्टिकुलर चैप्टर है वो हमको अच्छे मार्क्स देकर जा सकता है। ठीक है, कुछ ऐसे चैप्टर्स जिनसे 2 या 2 से ज़्यादा क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं। 2 तो ज़रूर पूछे जाते हैं, ठीक है। और क्वेश्चंस भी ऐसे नहीं होते हैं कि हमको उसमें बहुत मेहनत करनी पड़े। जो क्वेश्चन जो पुरानों से चलते आ रहे हैं, जो बेसिक क्वेश्चन है उस चैप्टर के, वही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जी हाँ, तो ऐसा एक चैप्टर मैं आपके लिए लेकर आया हूँ आज, जो कि है बायोमोलिक्यूल्स। बायोमोलिक्यूल्स हम अक्सर क्या करते हैं, हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, नेमिंग रिएक्शंस वगैरह बहुत अच्छे से पढ़ लेते हैं, बट आपको पता नहीं होगा कि बायोमोलिक्यूल का क्वेश्चन आता ही आता है। और 2 क्वेश्चन तो उसके एवरेज आते हैं, कम से कम 1 तो आना पक्का है। ठीक है, 2 क्वेश्चन एवरेज आते हैं और क्वेश्चन कुछ ज़्यादा नहीं है, बहुत कम क्वेश्चन है, ज़्यादा 8-9 क्वेश्चन होंगे। वही क्वेश्चन आगे पीछे घुमा के बार बार पूछे जाते हैं, क्योंकि उससे देखिए उससे कोई टफ क्वेश्चन बन नहीं सकता, क्योंकि वो चैप्टर एकदम सीधा थ्योरी बेस्ड है। ठीक है, उससे एकदम सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो बहुत ज़्यादा सिंपल भी नहीं पूछते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन, क्योंकि बच्चा बता देगा। तो कुछ पर्टिकुलर ऐसे क्वेश्चन है जो चैप्टर से छटे हुए हैं, वही क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। तो उसी के लिए मैं आपके लिए ये वाली वीडियो लेकर आया हूँ। ठीक है, और साथ ही साथ में बहुत लोग पूछ रहे हैं इंग्लिश का क्या, तो इंग्लिश के लिए भी मैं अपने लिए वीडियो लेकर आऊँगा। इंग्लिश आपको सिर्फ 1 दिन पढ़नी पड़ेगी, उसको 1 दिन पहले एग्ज़ाम के, और इंग्लिश आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी, आपको कुछ ज़्यादा नहीं सोचना पड़ेगा उसमें। ठीक है, तो आप बने रहिए हमारे साथ, हम शुरू करते हैं वीडियो को। और अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है हमारे चैनल को, तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल नोटिफिकेशन प्रेस कर दीजिए और हमारे साथ बने रहें रिज़ल्ट तक। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो मैं सबसे पहला क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया हूँ, वो क्वेश्चन है कि द प्रोसेस बाय विच प्रोटीन सिंथेसाइज टेक्स प्लेस इज़ बेस्ड ऑन जेनेटिक इन्फॉर्मेशन इज़ कॉल्ड। ठीक है, ऐसा कौन सा प्रोसेस है जिसमें प्रोटीन सिंथेसाइज जो होता है, जो प्रोटीन है हमारा जो सिंथेसाइज होता है, वो जब उसका जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है वो कहाँ पर होता है, किस जो होता है उस प्रोसेस को क्या कहते हैं। तो उस प्रोसेस को आप याद रखिएगा, उस प्रोसेस को हम कहते हैं, अब इस डॉट पे मत जाइएगा, और यहाँ पर बना हुआ है वो करेक्ट आंसर नहीं है। जो करेक्ट आंसर है वो क्या है हमारा, ट्रांसलेशन। हाँ, ये जो उसका करेक्ट आंसर है वो है ट्रांसलेशन। तो आपको याद रखना है कि ट्रांसलेशन इज़ द प्रोसेस बाय विच प्रोटीन सिंथेसाइज टेक्स प्लेस इन बेस्ड ऑन जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। ठीक है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, हाउ मेनी मोल्स ऑफ ATP आर प्रोड्यूस्ड इन 1 मोल ऑफ ग्लूकोज। 1 मोल ग्लूकोज में कितने 1 मोल ऑफ ग्लूकोज में कितने ATP प्रेजेंट होते हैं। तो ये आपको डायरेक्टली याद रखना है कि 1 मोल ऑफ ग्लूकोज में जो है वो 30 मॉलिक्यूल्स ATP प्रेजेंट होते हैं। आपको डायरेक्टली याद रखना है कि आप प्रेजेंट होते हैं 30 ATP। ठीक है, 1 मोल ऑफ ग्लूकोज में 30 ATP प्रेजेंट होते हैं, आपको डायरेक्टली याद रखना है। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है हमको यहाँ पर, इन न्यूक्लिक एसिड द न्यूक्लियोटाइड्स आर लिंक्ड विथ वन अनदर ग्रुप। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा है कि जो न्यूक्लिक एसिड होता है उसमें जो न्यूक्लियोटाइड्स आते हैं वो कैसे किन ग्रुप से लिंक्ड होते हैं। ठीक है, तो जो जिससे वो लिंक्ड होते हैं उस बॉन्ड का नाम मैं आपको बता दूँ, तो वो होता है फॉस्फोडाइड बॉन्ड। ठीक है, और वो फॉस्फोडाइड बॉन्ड होता है, तो फॉस्फोडाइड बॉन्ड क्यों बोला जाता है उसको, क्योंकि वो अलग अलग फॉस्फेट ग्रुप्स को अटैच करता है। क्या करता है, फॉस्फेट ग्रुप्स को अटैच करता है। आपको इतना भी डीप में समझने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली अपने MCQs के लिए डायरेक्टली इसको याद रख लीजिए कि जो न्यूक्लिक एसिड होता है उसमें जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं वो फॉस्फेट ग्रुप्स उसमें जो होते हैं वो एक दूसरे से क्या होते हैं, लिंक्ड होते हैं, फॉस्फेट ग्रुप्स। आपको डायरेक्टली सिर्फ याद रखना है। ठीक है, हाँ, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, डायरेक्टली आपका फॉस्फेट ग्रुप। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, ऑन हाइड्रोलिसिस ऑफ स्टार्च वी फाइनल गेट। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि बहुत बार पूछा जाता है, एक टाइप से ये MCQ के लिए फेवरेट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि हाइड्रोलिसिस करने में स्टार्च का बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। तो आपको पता होना चाहिए कि जब भी हम स्टार्च का क्या करते हैं, हम जब भी स्टार्च का हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हमको सिंपली क्या मिल जाता है, हमको सिंपली मिल जाता है ग्लूकोज। ठीक है, तो सिंपली यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा हमारा वो क्या हो जाएगा, ग्लूकोज। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हुए हम चलते हैं।
तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है अ सीक्वेंस ऑफ हाउ मेनी न्यूक्लियोटाइड्स इन अ मैसेंजर आरएनए मेक्स अ कॉडन फॉर एमिनो एसिड। ठीक है, एक जो एमिनो एसिड बनने के लिए हमको पता है जो एमिनो एसिड होता है वो क्या होता है, वो मल्टीपल जो सीक्वेंस होता है अपना किसका, आरएनए का। ठीक है, अलग अलग जो एसिड होते हैं न्यूक्लिक एसिड्स का, उनसे मिलकर एमिनो एसिड बनता है। ठीक है, तो जो एमिनो एसिड बनने के लिए आपको कितने वैसे कनेक्टेड मैसेंजर्स चाहिए होते हैं, तो वो होगा 3। ठीक है, आपको डायरेक्टली ये नंबर याद रखना है कि क्या होगा इसका आंसर 3। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं वापस से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। So the next question is binding of prokaryotic DNA depends on RNA polymerase to promoter site is inhabited by। ठीक है, तो आपको इसको यहाँ पे डायरेक्टली याद रखना है ना। इसका जो डायरेक्टली आंसर है वो क्या है, रिफाम्पिसिन। ठीक है, आपको इसको डायरेक्ट याद रखना है कि रिफाम्पिसिन इसका आंसर है। ठीक है, क्योंकि इसका कोई एग्जैक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, ये थ्योरेटिकल पार्ट है, तो आपको उसको डायरेक्टली याद रखना होगा। ठीक है, तो चलिए हम चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हम देखते हैं चल के नीचे की तरफ। इन वन ऑफ द प्रोसेस रेस्पिरेशन द फूड इज़ ऑक्सीडाइज्ड इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन कॉल्ड। अब बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आप जिसे आपने देख सकते हैं इसको कि ये हम बहुत बेसिक बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि जब भी इस टाइप की रेस्पिरेशन होती है जिसके अंदर ऑक्सीजन इन्वॉल्व नहीं होती है, ठीक है, तो जिसमें ऑक्सीजन इन्वॉल्व होती है, जिसमें होती है ऑक्सीजन इन्वॉल्व, उसको हम कहते हैं एरोबिक। तो जिसमें नहीं होती है उसको हम सिंपली क्या कहते हैं, उसको हम सिंपली कहते हैं एनएरोबिक। तो बेसिकली यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा हमारा एनएरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं वापस से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, सो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हम वो है अनफोल्डिंग ऑफ अ प्रोटीन इज टर्म्ड एज। ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है कि जब भी प्रोटीन की अनफोल्डिंग होती है तो हम उसको क्या कहते हैं, तो हमने अलग से टॉपिक पर रखा है डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। तो हम उसको क्या कहते हैं, डीनेचुरेशन होना प्रोटीन को। आपने पढ़ा होगा अलग अलग टाइप के प्रोटीन्स के बारे में, है ना, कि यहाँ पर जैसे कि आपने पढ़ा होगा कि जैसे ऐसा ऐसा जो होता है वो ग्लोबिरस प्रोटीन होता है, ऐसा ऐसा जो होता है वो फाइबरस प्रोटीन होता है। ठीक है, ऐसे अलग अलग टाइप के अपने प्रोटीन्स पढ़े होंगे, तो वो जब सिंप्लीफाइड वे में होते हैं, कैसे पहले ऐसे ऐसे उलझे हुए से होते हैं। ठीक है, उसके बाद वो थोड़ा सा और सुलझते हैं और फिर वो एकदम से नॉर्मल हो जाते हैं हमारे हेयर्स की तरह। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, डीनेचुरेशन। क्या कहते हैं, डीनेचुरेशन होना प्रोटीन का। जो उलझे हुए प्रोटीन है वो डीनेचुरेशन हो जाता है उनके अंदर। ठीक है, तो आपको यही सिंपली क्या करना था, याद रखना था। ठीक है, फिर चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमारा, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा यूनिक क्वेश्चन है। ठीक है, तो इन द न्यूक्लिक एसिड द सीक्वेंसेस, तो न्यूक्लिक एसिड में सीक्वेंस क्या होता है। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं एक्चुअल कि जो सीक्वेंस होता है ना न्यूक्लिक एसिड में, वो हमारा ऐसा होता है कि जो यहाँ पर होता है हमारा शुगर। ठीक है, उस शुगर और उस शुगर के अंदर, ठीक है, उस शुगर में हमारा क्या क्या अटैच होता है, शुगर में हमारा अटैच होता है क्या कहते हैं हम उसको, शुगर में जो हमारा अटैच होता है वो होता है बेस और फॉस्फेट। ठीक है, तो क्या क्या होता है, बेस और फॉस्फेट। तो हमको बेस कहाँ लगाना होता है, इस साइड, और फॉस्फेट कहाँ लगाना होता है, इस साइड। ठीक है, तो एक्चुअल में जो इसको याद रखने का तरीका है वो मैं आपको बता देता हूँ कि इसको जो याद रखने का तरीका है वो होता है PSB। क्या होता है, PSB। तो क्या होता है, फॉस्फेट, फिर होता है शुगर, फिर होता है बेस। बट आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पे भी PSB नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं। तो ये चारों ऑप्शन क्या है एक्चुअल में, गलत आंसर्स हैं। ठीक है, ये चारों ऑप्शंस गलत हैं एक्चुअल में, बट फिर भी कभी कभी क्या होता है कि इस फॉर्म में हमसे पूछ लिया जाता है। एक्चुअल जो होता है वो ऐसा रहता है, आपको याद रखना है PSB। ठीक है ना, तो क्या होता है, फॉस्फोरस, शुगर और बेस। फिर भी अगर आपको इस फॉर्म में आए तो आपको इतना याद रखना है कि शुगर से डायरेक्टली वो होता है, फॉस्फेट और बेस कनेक्ट होते हैं एक साइड पे। ठीक है, तो इसमें बेसिकली इसमें चारों ऑप्शन सही नहीं है, बस आपको यही इसमें याद रखना है। ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ठीक है, जिसमें बहुत कन्फ्यूजन होता है, तो आपको PSB से इसको डायरेक्टली याद रखना है। ठीक है, बस आज की वीडियो के लिए इतने ही 10 क्वेश्चन थे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, क्योंकि इसके अलावा जो इससे क्वेश्चन बनते हैं वैसे ऑफ कोर्स बनते हैं और क्वेश्चंस, बट वो कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जिसको बच्चों ने डायरेक्टली पढ़ा होता है। यही वो कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको घुमा के देता है, जो एग्जामिनर होता है जो घुमा के देता है, जो बच्चों को नहीं पता होता है। बेसिक क्वेश्चन तो इस चैप्टर के बता देते हैं बच्चे सोच के कि ये सिंपल चैप्टर है, क्योंकि थियोरेटिकल चैप्टर है, बट जो थोड़े से घुमे हुए क्वेश्चन आते हैं वो ये होते हैं। ठीक है, इनके अलावा कोई भी घुमा हुआ जो है वो नहीं आएगा। जो हमारा जो कार्बोहाइड्रेट्स की जो प्रिपरेशन है और उसमें चीज़ें चेन होती है, जैसे रिएक्शन करवाते हैं, वो सब जो बेसिकली होता है हम लोग पढ़ चुके होते हैं। ठीक है, तो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज हो गया, ये सब आपको बेसिक्स तो पता ही होना चाहिए। देखिए, उसके बाद जो बचे हुए घुमे हुए क्वेश्चन हैं वो मैंने यहाँ पर करा दिए। ठीक है, तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मैं कोशिश करूँगा कि मैं और बैक टू बैक वीडियोज़ लाने की कोशिश करूँ। कुछ काम में बिजी होने के कारण मैं थोड़ा सा लेट हो गया था लाने में। इंग्लिश की वीडियो मैं ऑफकोर्स लेकर आऊँगा, तो आप बने रहें हमारे साथ और जुड़े रहें चैनल से। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।